चेतावनी, एक गलती और तबाह होगा इजराइल। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिखा यादव, आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय है। पब्लिक फर्स्ट की खास पेशकश में आज बात करेंगे ईरान और इजराइल की। ईरान के सैन्य दिवस पर राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल को एक बार फिर से खुली धमकी दी है। ईरानी टेलीविजन पर प्रसारित हुए सैन्य दिवस कार्यक्रम के दौरान रईसी ने इजराइल के खिलाफ टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर ईरान के खिलाफ छोटी सी कार्रवाई भी की गई तो उसका नतीजा तबाही के रूप में सामने आ सकता है। ईरान के दुश्मनों और खास तौर से यहूदी शासन को समझना चाहिए कि ईरान के खिलाफ की गई छोटी सी कार्रवाई का भी हमारे सशस्त्र बल बेहद सख्त जवाब दे सकते हैं, जिसका नतीजा इजराइल के हाइफा बंदरगाह और तेल अवीव की तबाही के तौर पर सामने आ सकता है। सबसे पहले समझते हैं क्या है इजराइल और ईरान के बीच तनाव की वजह। इजराइल और ईरान के बीच हालिया दिनों में फिर तनाव तेजी से बढ़ा है। ईरान ने आरोप लगाया है कि इजराइल की एयरफोर्स ने सीरिया पर हमला किया और इसमें ईरान के कुछ सैनिक मारे गए। दूसरी तरफ ईरान सरकार ने भी धमकी दे दी है कि इस हमले का बदला लिया जाएगा। बता दें कि ट्रंप के दौर में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया था। ट्रंप की मंजूरी के बाद ईरान के सबसे बड़े और राष्ट्रपति से ज्यादा लोकप्रिय आर्मी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को इराक में मार गिराया गया। 2 न्यूक्लियर साइंटिस्ट तेहरान में मारे गए। ये सभी हमले इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किए थे। ईरान और इजराइल मिडिल ईस्ट के 2 देश हैं जिनका फासला 2000 किलोमीटर है। लेकिन इतना फासला होते हुए भी दशकों से ये दोनों देश करीबी दुश्मन रहे हैं। दोनों देशों के बीच दुश्मनी कोई नई नहीं है। साल 1979 में ईरान की क्रांति ने कट्टरपंथियों को सत्ता में आने का मौका दिया और तभी से ईरानी नेता इजराइल को मिटाने की बात करते रहे हैं। वहीं इजराइल भी ईरान को खतरा मानता है। इजराइल ने हमेशा ईरान के परमाणु हथियारों से नाराजगी जताई है। वहीं एक ओर जहां ईरान ने इजराइल को खुली चेतावनी दी है, तो दूसरी ओर इजराइल भी अपनी कमर कसने में लगा है। कोशिश कर रहा है। इजराइल के आर्मी रेडियो को दिए इंटरव्यू में एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हम ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारे पास ताकत है और हम हजारों किलोमीटर दूर किसी भी ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दे सकते हैं। बता दें कि इजराइल लगातार ईरान के पड़ोसी मुल्कों के साथ अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अजरबैजान के साथ भी इजराइल अपने संबंध सुधारने की कवायद कर रहा है। साथ ही साथ ईरान के पड़ोसी देश तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशकाबाद में इजराइल अपना दूतावास खोलने जा रहा है। ये शहर ईरानी सीमा से महज 20 किलोमीटर दूर स्थित है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जहां तीसरे विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, तो दूसरी ओर इजराइल और ईरान के बीच भी अब तनाव चरम पर पहुंचने को तैयार है। और अगर हमला होता है तो दोनों देश आमने सामने आते हैं, तो भारत किसका साथ देगा और उससे भारत पर वैश्विक स्तर पर क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ कर्नल एस खुराना जी। खुराना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार जी, नमस्कार खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक फर्स्ट पर। सबसे पहले तो ये बताएं, तमाम तनावों की खबरों को दरकिनार कर दिया जाए तो टेक्निकली क्या दोनों देशों में युद्ध के असर बन रहे हैं? पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो रशिया और यूक्रेन की वॉर जो इतनी लंबी खिंच गई है, उससे एक नया थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर बन गया और मजबूत होता जा रहा है। थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर में जो मुख्य देश शामिल हो रहे हैं वो है रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया। ये 4 मुख्य देश हैं। जो देश यूएस से खफा हो रहा है वो थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ झुक रहा है।
जी ईरान, आपको मालूम है, पहले ही यूएस से उसका पटरी नहीं बनती है, और वो उसके साथ में हम यदि कहें तो वो 36 का आंकड़ा है, और उसने एक कसम खा रखी है कि वो किसी भी तरह इसको, यूएस को मिडिल ईस्ट या खाड़ी देशों से बाहर करेगा। जी दूसरा कि अभी आपने देखा है कि ईरान और सऊदी अरबिया में फ्रेंडशिप हुई है, और फ्रेंडशिप किसने कराई है? चाइना ने कराई है। बिल्कुल। और उस फ्रेंडशिप का असर क्या हुआ है कि एक ईरान में कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। इसको देखते हुए उसका पहला निशाना यूएस और इजराइल होगा, क्योंकि वो ही इस एरिया में है। सऊदी से पहले उनका अनबन था, थोड़ा सा ठीक नहीं था, अब चाइना इन्वॉल्व हुआ है, अब चाइना का रोल भी इसमें से बढ़ रहा है, तो इस पूरा मिडिल ईस्ट एरिया अभी थोड़ा हॉट बेल्ट बनने वाला है। हाँ, जहां तक हम भारत की बात करें, भारत के संबंध ईरान से भी ठीक है, क्योंकि सैंक्शन लगी हुई है। कई चीजें अभी वहां पहले ऑयल खरीदते थे, अब नहीं खरीद रहे, हमसे बहुत कम हो गया। अभी हमारा रशियन ऑयल तकरीबन 41% जो हम ऑयल ले रहे हैं वो वहां से आ रहा है। इवन यूएस से हमारा ऑयल इंपोर्ट जो पहले 23% होता था, अब 15% रह गया है। और ये इन बाकी छोटे बड़े कंट्री से 1-2% हम ऑयल ले रहे हैं, वो एक अलग बात है। इजराइल से हमारे बहुत अच्छे संबंध, डिफेंस के हमारे कई एग्रीमेंट है, कई डिफेंस के इक्विपमेंट सप्लाई किए हैं, इंक्लूडिंग कारगिल वॉर में भी हमने उनसे लेजर गाइडेड बॉम्ब्स वगैरह लिए थे, जिससे कि हमने कारगिल पे फतह किया था, और उनकी टेक्नोलॉजी को भी हम धीरे धीरे ट्रांसफर ले रहे हैं। इसका असर सर्टेनली हम पर पड़ेगा, क्योंकि कहीं युद्ध होता है, और किस ऑर्डर में भारत जाएगा ये अभी आगे देखने वाली बात होगी। हम रशिया के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, हम चाइना को साइडलाइन करते हैं, हम ईरान से कैसा टर्म्स रखेंगे, ये आने वाले समय में थोड़ा थोड़ा चीजें पर दर पर खुलनी शुरू हो जाएगी। जी खुराना जी, जैसा कि आपने बताया कि भारत के दोनों ही देशों से संबंध है, फिर भी भारत का इंक्लिनेशन देखा जाए तो किसकी तरफ हो सकता है, और इससे क्या दूसरे देशों से संबंध पर असर पड़ेगा? मेरा ये मानना है कि भारत इसमें कॉन्फ्लिक्ट में उतरेगा नहीं। जैसे अभी देखिए, यूक्रेन और रशिया वॉर में हमने न्यूट्रल पोजीशन बना रखी है। जी, जब भी यूएन में वोटिंग हुई है, हम उससे एब्सटेन किया है, हम उनसे दूर रहे हैं, वोटिंग में नहीं किया। हम पर प्रेशर भी है, हम एक तरफ यूएस का साथ भी दे रहे हैं, हम यूएस से कई अच्छा डील भी कर रहे हैं, फाइनेंशियल डील भी हो रही है वहीं से, हम उनका सपोर्ट भी ले रहे हैं। हमारी जॉइंट अभी रिसेंट 2 एक्सरसाइज हुई हैं, एक उत्तराखंड में हुई है जहां पर करीब 12 दिन वो लगातार एक्सरसाइज चली थी, और दूसरी एक्सरसाइज अभी हमने 3 दिन की एयर एक्सरसाइज की है वेस्ट बंगाल में, और उनके F-35 एयरक्राफ्ट भी उसमें आए हैं। अब ये मान के चलिए कि जब हम यूएस से और रशिया से बैलेंस बना रहे हैं, तो इजराइल और इन दोनों में हम बीच में बैलेंस बना के चलेंगे, क्योंकि हम किसी तरफ अलाइन होके अपने आप का नहीं नुकसान करेंगे। हम वो चाहेंगे, मैं समझता हूँ कि भारत वो चाहेगा जो भारत के लिए सही होगा, जो भारत के लिए सही होगा वही भारत का निश्चय होगा। जी खुराना जी, लेकिन क्या मुश्किल नहीं होगा भारत के लिए, जैसा आपने बोला कि न्यूट्रल पोजीशन पे रह सकता है भारत, क्योंकि अगर ईरान की तरफ से प्रेशर आया और इजराइल से काफी नजदीकी संबंध रहे हैं भारत के? नहीं, इतना न्यूट्रल नहीं होगा, क्योंकि यदि आप अब पॉलिटिक्स बहुत मैच्योर हो गई है, और जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो भी डिपेंड करती है। एक हमारी कंज्यूमर मार्केट है, यदि हम कहीं भी झुकेंगे तो कंज्यूमर मार्केट उधर को झुक जाएगी। जी। दूसरा, हमारी कंज्यूमर मार्केट के साथ में डिफेंस मार्केट भी बहुत बड़ी है, हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, दोनों तरफ। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि भारत इतना छोटा देश है कि किसी तरफ एकदम झुक के डिसीजन लेगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप देखिए, अभी अभी जैसे ईरान का जो मिलिट्री परेड हुई है, उन्होंने अपनी सबसे पहले जो दिखाई है F-300 मिसाइल का प्रदर्शन किया है। उसके बाद उन्होंने अपने कई तरह के ड्रोन दिखाए हैं, जिसमें खासकर एरिस 2 है, जो कि रॉकेट बूस्टर से टेक ऑफ करता है। ये आत्मघाती ड्रोन है, उनकी भी नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वो नई मिसाइल पे काम कर रहे हैं रशिया के साथ मिलकर। उनकी नई मिसाइल की रेंज भी 700 किलोमीटर है। यस, उसके क्योंकि अभी पूरा वो बैंड ऑफ माइल उसका चल रहा है,
और दूसरा एक और भी मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि रशिया और ईरान दोनों बहुत क्लोज हो रहे हैं और इनकी अब ट्रेडिंग शुरू होने वाली है। इनकी बैंक दोनों आपस में एडजस्ट हो गए, इनकी अभी ट्रेडिंग शुरू होने वाली है इनकी अपनी करेंसी में। इससे क्या होगा, डॉलर एक साइडलाइन होगा। जब ये दोनों एस्टैब्लिश हो जाएंगे, चाइना का रोल साथ में होगा, ये ईरान काफी जोर पकड़ेगा। और दूसरी तरफ आप इजराइल देखेंगे तो इजराइल अपनी ही खुद लड़ाई लड़ रहा है अपने देश में। नेतन्याहू को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। हमने देखा भी है कि उनके अपने देश में जहां पर अनरेस्ट चल रहा है जजों की नियुक्तियों के अधिकार को लेकर, उसका भी असर उनकी पॉलिटिकल सर्किल में पड़ेगा। जबकि उन्होंने 6 महीने के लिए उसको टाल दिया है, पर अभी भी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। उन्होंने उसको कैंसिल नहीं किया, 6 महीने के लिए टाला है। जी बिल्कुल। जब उसको अटैक हुआ पर सब देश एक था। जी खुराना जी, ये तो बात हुई जैसे दोनों देशों को उम्मीदें भी तो कुछ होंगी। हाल ही में अभी इजराइल ने साफ किया, क्योंकि वो भी कमर कस रहा है हमले के लिए जो ईरान पर करने वाला है, कि अगर यूएसए से सपोर्ट मिला तो ठीक है, वरना वो अकेले अपने दम पर कर देगा। तो क्या ऐसी कुछ उम्मीदें भारत से भी लगाए बैठे हैं दोनों देश, अगर ईरान की बात करें और इजराइल की बात करें तो? नहीं, उम्मीद तो वो लगाएंगे देश, क्योंकि भारत अभी ऐसी अच्छी स्थिति में है इकोनॉमिकली as well as politically as well as आपके इंटरनेशनल रिलेशन में। भारत ऐसी स्थिति में है कि भारत को अब लोग सुनते हैं, भारत की बात को सुनते हैं, भारत की डायरेक्शन को सुनते हैं, भारत की सजेशन को नहीं मानते हैं जी। क्योंकि भारत ने अभी पिछले कुछ सालों में, खासकर मैं कहूँगा जो वर्तमान सरकार मोदी जी की सरकार है, इसमें भारत का एक इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर काफी बड़ा है। उसका असर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम होगी, दे विल सर्टेनली अप्रोच। पर फिर भी मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो भारत के लिए सही होगा वो रास्ता चुनेगी, एक तरफ बेंड होकर कहीं नहीं, और चाहेगी कि दोनों में कंफ्लिक्ट ना हो। ये सोल्यूशन वो बल्कि वो चाहेगी कि एग्रीगेट ना। बिल्कुल खुराना जी, जैसा कि आपने बोला कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है वो इंटरनेशनल लेवल पे और ज़्यादा बड़ा है। इसके बारे में और ज़्यादा मैं जानना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद क्या विशेषकर बदलाव आया है इंटरनेशनल जो ये डिप्लोमेसी है पूरी? इंटरनेशनल यदि आप देखते हो तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे आस पड़ोस जो है, जैसे हम कहते हैं कि हम अपने नेबर को नहीं बदल सकते जी। हमारे पास नेबर है और पाकिस्तान और चाइना ये मुख्य नेबर है, और जो बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है पर नेबर ही कहलाएंगे, एक श्रीलंका है और दूसरा इस साइड से बांग्लादेश है। तो 4 ये मुख्य देश है। अफगानिस्तान है वह हटके है पर फिर भी इंडिया के रीजन में कनेक्टेड है, सार्क का पार्ट है। तो अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये असर जरूर पड़ा है कि चाइना को पाकिस्तान को घुटनों पर लिया है इकोनॉमिकली, और किसी तरह का कोई संबंध नहीं किया। इस गवर्नमेंट की एक चीज खासियत रही है कि पहले दुश्मन को हाथ मिलाओ, यदि दुश्मन हाथ मिलाने की बजाय हाथ मरोड़ने का कोई कोशिश करे तो हम उसका हाथ तोड़। ये हमने पाकिस्तान में भी देखा है। जब हमला हुआ तो उन्होंने उसके घर में घुसकर मारा है, चाहे हमने किसी तरह की रेड की है, कमांडो रेड की है, या हमने एयर स्ट्राइक की है। अब चाइना के में आप देखिए, चाइना में पहले क्या होता था, पेट्रोलिंग आती थी, झंडा दिखाते थे, दूर दूर खड़े होकर वहां पे बात करते थे, और हम उसका टीवी में हमें खबर आती थी कि यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। सच्चाई फिर भी सामने, मैं समझता हूँ कि सामने पूरी तरह से नहीं आती थी। और उस समय ऐसा कोई होता था तो फिर खबर पहले ब्रिगेड हेडक्वार्टर को या डिवीजन हेडक्वार्टर को भेजी जाती थी कि क्या कार्रवाई करनी है। पर जहां तक मेरे को थोड़ा बहुत लिमिटेड ज्ञान है कि उसमें कॉन्टेक्ट नहीं हुए। अब पोस्ट कमांडर है, उसको डिसीजन दे दिया गया कि तुम्हें जो लगता है सही होना चाहिए वहीं पर ठोको। अभी हमने रिसेंटली वीडियो देखा, 300 चाइनीज जब चढ़ के आए हैं तब किसको ठोका है उन्होंने, हमारे पोस्ट कमांडर ने वहीं पर उनको मार के ना डंडे सबको भगा दिया। अब डिसीजन वहीं पर होता है। ये पैराडिग्म शिफ्ट जो हुआ है पॉलिसी में,
सोच में, कार्रवाई में वो इसी बात पर। और दूसरा, हम अब ये प्रूव कर रहे हैं कि हमारी फोर्सेस कितना जल्दी बॉर्डर तक पहुंचे और अपने बॉर्डर को सेव करें। उनका जो मूवमेंट है रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। पहले बॉर्डर डेवलप नहीं करने की पॉलिसी में था कि ज्यादा डेवलप नहीं करो, उसको वैसा ही इन सिटू जैसा पोजीशन है वैसा रहने दो। अब उस पर जोर दिया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। आप मानिए कि गुवाहाटी से लेकर तवांग की 550 किलोमीटर की रोड काफी चौड़ी की जा रही है जी। और वहां पर करीब 50 से अधिक ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। 18 किलोमीटर लंबी टनल बन रही है सेला तवांग की, और कई और ऐसी चीजें की जा रही है जिससे क्या ना मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स इतना फास्ट हो जाएगा। और एक और भी है कि ऑल अलोंग द मैकमोहन लाइन के साथ साथ पैरेलल चलती हुई एक रोड बन रही है, जो शायद पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि तवांग से लेकर पूरा एरिया तक इतनी लंबी रोड कोई बन पाई। ये हमारी अब सरकार की सोच है कि भाई हमारा बॉर्डर सुरक्षित है और देश सुरक्षित। जी बिल्कुल। एक क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे लेना चाहूँगी कि ये जो पूरा खेल दिख रहा है ऊपर ऊपर से, क्या इसके पीछे एक दूसरा असल खेल छुपा है? एक तरह से देख सकते हैं कि ईरान और इजराइल को आगे करके ये सिर्फ प्यादे की तरह देखा जाए, इनके पीछे कंट्रोलिंग पावर दूसरी है और इन देशों के एक तरह से कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। क्या अमेरिका और चीन इस लड़ाई के पीछे के असली जो वर्चस्व के दावेदार हैं? मेन चीज तो वर्चस्व की है। देखिए, यूक्रेन वॉर इतना डिले होगा, फायदा किसको होगा? फायदा होगा चाइना को। जी बिल्कुल। चाइना इसमें दोनों साइड से गेम करेगा, डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं होगा, पर रशिया को भी वो किसी तरह डायरेक्टली नहीं, तो अभी तो उसने कमिट नहीं किया कि मैं हथियार दे रहा हूँ, बट हथियार आने के सब सोर्सेज जो रहते हैं, चाहे वो ईरान से निकल के आए या किसी और तरह से आए, उनको हथियार देगा। दूसरा, आप ये देखिए कि चाइना के पास तकरीबन 14 ऐसे पोर्ट उसने अभी बनाए हैं और 14 उन पोर्टों में से करीब 7 से 8 पर कब्जा हुई है। जैसे श्रीलंका का है हम्बनटोटा पोर्ट, ऐसे कई उसने ऐसे पोर्ट लिए हैं। आप जिबूती का है जिबूती पोर्ट, ये सब ऐसे वेंटिंग पॉइंट पर लिए हुए हैं जहां पर कि वो अपनी मिलिट्री को प्लेस कर रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है। इसका इफेक्ट जितना यूएस को डेंट पड़ने वाला है आने वाले टाइम पे, बिकॉज चाइना स्लोली अपने आप को बढ़ा है और उसने ना वॉर में हाथ डाला है, ना उसने ताइवान को कहीं अभी स्ट्राइक किया है, उसको अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, बट वो अपनी पोजीशन को पूरी तरह से ये इंडियन ओशियन और स्वेज कैनाल तक ले जाएगा। जब ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा तब वो यूएस में हाथ डालेगा। छोटी मोटी लड़ाई करा के यूएस का ध्यान भटकाना, मिडिल ईस्ट को अपने कंट्रोल में लाना, ये इसका एजेंडा रहेगा। अभी आप देखिए, ब्रिक्स का एक कंट्री है ब्राजील के प्रेसिडेंट लुला अभी चाइना जाने वाले हैं और चाइना उनका विजिट होगा, तो वो चाइना के को अपने साथ में कई चीजों में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। चाइना हैवीली इन्वेस्ट कर रहा है ब्राजील में, जबकि यूएस उसका सेकंड ट्रेड पार्टनर है और ब्राजील ऐसा कंट्री है कि जो दोनों साइड लेके चल रहा है। बट यदि हम वापस अपने मिडिल ईस्ट में आए तो सऊदी अरबिया भी थोड़ा सा यूएस से कुछ लगता है विड्रॉल में जी। इसका इफेक्ट पड़ने वाला है आने वाले टाइम में। इजराइल और ईरान एंड सऊदी अरबिया ये ट्रेंड है। जी खुराना जी, जैसा कि आपने बताया मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जो चीन का इन्वॉल्वमेंट देखा, तो क्या एक तरह से ये चाइना तैयारी में है कि जो सुपर पावर्स का कुछ चेंज होने वाला है आने वाले समय में? आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जब रशिया थोड़ा अभी इस लड़ाई के बाद में इकोनॉमिकली एंड रिसोर्स वाइज ऑल्सो, मैन पावर वाइज ऑल्सो ये वीक पड़ेगा, क्योंकि कई इसने प्रोजेक्ट यूज किया है, काफी इक्विपमेंट से करीब 2000 टैंक तबाह हो गए हैं, 200 से लेकर 250 एयरक्राफ्ट खत्म हो गए हैं और 50,000 से 1 लाख के बीच में से सैनिक भी अपनी जान गंवा बैठे हैं। और आप मानिए कि कई इक्विपमेंट बीच में खराब भी हो जाते हैं, तो इसको पूरा करने में इनको टाइम लगेगा। अगर सारे रिसोर्सेज वॉर में लग रहे हैं,
देखिए करोड़ों करोड़ों की एक मिसाइल बनती है और आप लगातार मिसाइल रॉकेट लॉन्च करते जाओगे तो पैसा तो एक ड्रेन आउट होगा। तो उससे इनको क्योंकि ऑयल है, नेचुरल गैस है, सैंक्शन भी बहुत लगे हुए हैं, प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे हैं, अपने एयरक्राफ्ट रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, कई चीजें वो भी फेस कर रहे हैं, तो ये वीक होगा। अब इस वीक का जो गैप है वो चाइना पर है, क्योंकि चाइना हर जगह से इसको एडवांटेज मिलेगा। इसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 14.5 ट्रिलियन की करीब इकोनॉमी है, जबकि इंडिया से 5 गुना ज्यादा इसकी इकोनॉमी है और पैसे के बल पर सब कुछ होगा जो। और चाइना देखिए कभी ना यूएस में हाथ डालेगा, पर चाइना की एक प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं जी, शायद सबको नहीं मालूम कि 3.2 ट्रिलियन डॉलर चाइना के यूएस में बॉन्ड्स में इन्वेस्ट है। उसको मालूम है जिस दिन से ये यूएस के अगेंस्ट में चाइना ने कुछ किया तो 3 और यूएस की पॉलिसी सीधी है कि जब भी कोई अटैक करेगा या हमला करेगा और यूएस उसके ऊपर सैंक्शन लगा देगा तो जितना उसका डिपॉजिट वहां पर है ना वो कंफिस्केट कर देगा जी। जैसे अभी अफगानिस्तान के उन्होंने काफी पैसे दबा के रखे हुए नहीं दिए, उन्होंने रशिया के जो बिलियनर्स थे सबकी प्रॉपर्टी उन्होंने जब्त कर ली है। तो इस तरह 3.2 ट्रिलियन होगा तो भारत की जीडीपी के बराबर हो गया, भारत की इकोनॉमी के बराबर पैसा यदि उसने दबा लिया तो चाइना वो नहीं होना चाहिए। इसलिए चाइना थोड़ा सा यूएस से कन्फ्रंटेशन में आने से डर रहा है जब तक कि अपने आप को सिक्योर नहीं कर ले। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एसपीएस खुराना जी, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े थे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें विश्व युद्ध 3 का तो पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो लड़ाई सामने दिख रही है दरअसल खेल इन सब के पीछे कुछ और ही है जो सामने ज़रूर आएगा देर सवेर। आपने बीते दिनों एक्टिविटी देखी, ईरान और इजराइल दोनों ही तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से इजराइल अपनी कमर कस रहा है, उसने जो ईरान के आसपास के जो देश हैं उनसे अपने संबंध सुधारने शुरू कर दिए हैं, वहाँ के देशों में अपने दूतावास खोलने शुरू कर दिए हैं। तो दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तैयारी में है। हाल ही के दिनों में इजराइल में आर्मी चीफ ने बताया कि अगर यूएसए साथ दे या ना दे तो भी वो फुल उनकी तैयारी पूरी है और हमले के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। जैसा कि ईरान में भी एक तरह से चेतावनी दी गई इजराइल को कि जो पोर्ट हैं उन पर कब्जा किया जा सकता है। तो दोनों ही देश अपने हमले के लिए पूरी तरह तैयार हैं और जो सुपर पावर्स हैं, जो सुपर पावर्स कही जाती हैं, वो भी पूरी तैयारी में हैं। उनका भी इन्वॉल्वमेंट एक तरह से बैक फुट पर दिख रहा है। फ्रंट फुट पर कहीं ना कहीं इन देशों को आगे करके ये लड़ाई एक तरह से कुछ और ही इशारा कर रही है। मैं बस के बाद से भारत की पश्चिम एशियाई नीति में आमूलचूल परिवर्तन आया है। भारत ने अपनी हिचकिचाहट को छोड़ दिया और खुले तौर पर इजरायल को गले लगा लिया। पिछले 7 सालों में इजरायल के साथ भारत के रणनीतिक, रक्षा और सांस्कृतिक संबंध तेजी से बढ़े हैं। ईरान को कहीं ना कहीं ये बात खटकती रही है। इसके जवाब में ईरान भारत के प्रति दुश्मनी जता रहा है। ईरान ने कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने और दिल्ली दंगों के बाद मुसलमानों के साथ किए गए बर्ताव के लिए भारत की खुलकर निंदा की थी। वहीं ईरानी शासन ने कश्मीर में पिछले 2 दशकों में शिया समुदाय के बीच बड़े पैमाने पर पैठ बनाई है। इसी का नतीजा है कि वहां पर कट्टरवाद और अलगाववाद भी बढ़ा है। ईरान के तीखे रवैये के बावजूद भारत अभी तक ईरान के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहता है।
देश का 10% तेल आयात ईरान से ही आता है। वहीं दूसरी तरफ भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भी हैं, लेकिन ईरान भारत में इजरायल के हितों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। ईरान की खुफिया ताकतें बहुत मजबूत हैं, जिसका फायदा वो भारत में भी उठा सकता है। शायद यही वजह रही कि ईरान वाणिज्य दूतावासों से लेकर सांस्कृतिक केंद्रों, हवाई जहाजों और समुद्री मार्गों तक इजरायल पर हमला कर पा रहा है। इजरायल के साथ भारत के मजबूत संबंधों के साथ ईरान की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमलों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। 2012 के हमले के बाद पूर्व भारतीय विदेश मंत्री कंवल सिब्बल ने घोषणा की थी, भारत ईरान को संकेत दे रहा था कि इजरायल के साथ अपनी समस्याओं के लिए भारत को युद्ध के मैदान के रूप में इस्तेमाल न करे। लेकिन ईरान आतंकवाद के खिलाफ भारत ने ठोस प्रतिक्रिया जताई। पब्लिक फर्स्ट की इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट।